टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी जीटीसी नागरिक शास्त्र राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और नागरिकता। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अधिकार का अर्थ राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्यों की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं राजनीतिक शक्तियों को पूर्ण विकास कर सके। यानी कि क्या है, अधिकार का अर्थ राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता, सकारात्मक सुविधा प्रदान करना, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। लास्की क्या कहते हैं, एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। मतलब जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा राज्य, वैसे ही उसको अच्छा बुरा कहा जाएगा, ये कहा लास्की ने। अब लास्की के अनुसार आगे क्या कहते हैं लास्की, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। मतलब अधिकार, लास्की ने कहा कि अधिकार से ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, उसके अभाव में अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। आगे देखिए नेक्स्ट, बोसांके क्या कहते हैं, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। क्या कहा कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है तथा राज्य लागू करता है। अधिकार के आवश्यक लक्षण क्या क्या है, राज्य का सामाजिक स्वरूप होता है, कल्याणकारी स्वरूप होता है, लोकहित में प्रयोग होता है, राज्य का संरक्षण होता है और सार्वभौमिकता होती है। अब देखिए इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है अधिकार का। नैतिक अधिकार, नैतिक अधिकार में क्या है, वे अधिकार जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है वे क्या है, नैतिक अधिकार है। ये अधिकार राज्य द्वारा आरक्षित नहीं होते। मनुष्य अपने में साध्य है और उसके नैतिक विकास के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मतलब मनुष्य अपने नैतिक अधिकारों के बारे में खुद समझता है। अरस्तु दास प्रथा, हेगल निरंकुश शासन और ग्रीन निजी संपत्ति को नैतिक समझते हैं। अरस्तु दास प्रथा को नैतिक मानते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा दार्शनिक दास प्रथा को नैतिक मानना। हेगल निरंकुश शासन को और ग्रीन निजी संपत्ति को नैतिक मानते हैं। कानूनी अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार में लेखक क्या कहते हैं, कानूनी अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं और जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति प्रदान किए जाते हैं और रक्षित होते हैं। कानूनी अधिकार के बारे में उन्होंने डिफाइन किया, सामाजिक या नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। अब इसमें समानता, राजनीतिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण, दम, समुदाय निर्वाह और नैतिक। आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार और परिवार का अधिकार। ये कौन से अधिकार है आपके, सामाजिक या राजनीतिक अधिकार है। अब देखिए देखते हैं राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में क्या क्या आते हैं, मताधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, आवेदन पत्र और संपत्ति देने का अधिकार। ये कौन से अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। आगे देखिए, राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार, शासन के अस्तित्व का उद्देश्य जन इच्छा के कार्य रूप में परिणत करते हुए सामान्य कल्याण होता है। यदि शासन सामान्य कल्याण की साधना में असफल हो जाता है या शासन जन इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता तो उस शासन को अस्तित्व में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार शेष नहीं रह जाता। ऐसी परिस्थिति में यदि व्यक्ति को इस बात का विश्वास हो जाए कि विद्यमान शासन व्यवस्था सामान्य के हित में कार्य नहीं कर सकती, के प्रति विद्रोह व्यक्ति का एक नैतिक अधिकार ही नहीं बल्कि एक नैतिक कर्तव्य भी है। मतलब यूँ कहा जा रहा है कि यदि जन रूप शासन नहीं हो पाता तो विद्रोह करना आवश्यक है, ये अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य है। लास्ट की क्या कहते हैं, नागरिकता व्यक्ति के विवेकपूर्ण न्याय का जन कल्याण में प्रयोग है। अब अधिकार के बारे में देखिए क्या क्या है। अधिकार में भी देखिए दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, सकारात्मक अधिकार और नकारात्मक अधिकार।
नकारात्मक अधिकार देखते हैं। व्यक्ति की गतिविधियों पर राज्य की ओर से प्रतिबंध नहीं होता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूंजीवादी राज्य में इस पर बल दिया जाता है। अब देखिए सकारात्मक अधिकार क्या होते हैं। व्यक्ति के आत्म विकास को सहायता देने के लिए राज्य कुछ करे। उदाहरण के लिए चिकित्सा का अधिकार, काम का अधिकार, कानूनी सहायता पाने का अधिकार। समाजवादी राज्य में इस पर बल दिया जाता है। आगे देखिए अधिकार विषयक सिद्धांत कहते हैं। अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत पहले देखते हैं। प्रारंभ में नकारात्मक अधिकारों पर बल, परंतु बाद में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के अंतर्गत सकारात्मक अधिकारों की ओर ध्यान दिया जाने लगा। अधिकार के समाज कल्याणकारी सिद्धांतों का मानना है कि अधिकार समाज की देन है और अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है। इसके प्रमुख समर्थक बेंथम, लास्की, मिल, मैकाइवर आदि। मिल के अनुसार समाज कल्याण और व्यक्ति के विकास में कोई विरोध नहीं है, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू। समाज कल्याण सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या लास्की ने की है। उसके अनुसार अधिकारों का औचित्य उसकी उपयोगिता के आधार पर आंका जाना चाहिए। टी.एच. ग्रीन ने अधिकारों को आदर्शवादी सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि अधिकार वह शक्ति है जो किसी मनुष्य के लिए नैतिक जीव के रूप में उसके व्यवसाय और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है। अब प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत क्या कहता है? इसमें क्या है, कुछ अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले विद्यमान थे, जिन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों का सृजन राज्य ने नहीं किया, बल्कि राज्य के जन्म इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतः प्राकृतिक और जन्मसिद्ध हैं। जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति 3 जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकारों की कोटि में रखा है। ये अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही निहित है, राज्य के अस्तित्व पर आश्रित नहीं। हाब्स के अनुसार जब प्राकृतिक दशा का त्याग करके व्यक्ति अपने सारे अधिकार एक सर्वशक्तिमान लेवियाथन सत्ता सौंप देता है तो फिर वह राज्य के अंतर्गत उसी का आदेश मानने का बाध्य हो जाता है। क्या कह रहे हैं हाब्स? कह रहे हैं जब प्राकृतिक दशा का त्याग करके व्यक्ति अपने सारे अधिकार एक सर्वशक्तिमान यानी कि लेवियाथन सत्ता सौंप देता है तो फिर वह राज्य के अंतर्गत उसी का आदेश मानने का बाध्य होता है। आगे देखते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। विचार से जब राज्य का निर्माण होता है तब व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करके सामान्य इच्छा, जनरल विल के अनुसार कार्य करने का वचन देता है, क्योंकि इस तरह से उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता की जगह नागरिक स्वतंत्रता के रूप में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। ये कौन कह रहा है? रूसो कह रहे हैं। प्राकृतिक अधिकार के आलोचक यह जानते हैं कि प्रकृति शब्द अपने में स्पष्ट और भ्रामक है। जी.डी. रीची ने प्राकृतिक शब्द के अनेक अर्थ बताए हैं, जैसे समस्त ब्रह्मांड, सृष्टि का निर्जन प्रदेश, अपूर्व आदेश देश आदि। ये सब उन्होंने किसको बताया? कहा कि ये प्राकृतिक शब्द है। प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना बेंथम, मिल, ग्रीन एवं बोसांके जैसे आदर्शवादियों ने की है। कौन कौन प्राकृतिक सिद्धांत के आलोचक हैं? बेंथम है, मिल है, ग्रीन है और बोसांके हैं। और ये कौन से कैसे विचारक है? ये आदर्शवादी विचारक है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को अराजकतापूर्ण भ्रांतियों की संज्ञा दी। क्या प्राकृतिक अधिकारों को अराजकतापूर्ण भ्रांतियां हैं ये। मार्क्स ने प्राकृतिक अधिकारों को अस्वीकार कर दिया। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। कानूनी अधिकार का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का उल्टा है। इसके समर्थक यह तर्क देते हैं कि यदि तथाकथित प्राकृतिक अधिकार कानूनी अधिकारों के अनुरूप हो तो फिर उनकी जरूरत क्या? यदि वे इनके विरुद्ध हो तो उनका फायदा क्या? यही कारण है कि कानूनी अधिकारों के प्रमुख उन्नयक जर्मी बेंथम। अब देखिए यहाँ कानूनी अधिकारों के उन्नयक कौन है? जर्मी बेंथम है। प्राकृतिक अधिकारों की हंसी उड़ाई है। ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है। जब रीति रिवाज लंबे चलन के बाद स्थिर हो जाते हैं तब अधिकारों का
जन्म होता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक एमंड बर्ग। क्या कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार, ऐतिहासिक सिद्धांत के बारे में, एमंड बर्ग हैं सिद्धांत के प्रतिपादक, प्रवर्तक एमंड बर्ग। उन्होंने क्या कहा, इस अधिकार इतिहास की देन है। जब रीति रिवाज लंबे चलन के बाद स्थिर हो जाते हैं और तभी अधिकारों का जन्म होता है। सामाजिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य, नकारात्मक सकारात्मक अधिकार एक साथ प्रदान किए जा सकते हैं। इस व्यवस्था को सर्वोत्तम अभिव्यक्ति लास्की के चिंतन में देखने को मिलती है। लास्की के अनुसार किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह रक्षा करता है। किसी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह रक्षा करता है। लास्की ने उदारवाद से जुड़े हुए राजनीतिक अधिकारों के साथ समाजवाद से जुड़े हुए आर्थिक अधिकारों की रक्षा पर भी बल दिया है। उसने तर्क दिया कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए उसे आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। उसने तर्क दिया क्या, कि राज्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए उसे आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। सेवाधर्मी राज्य, सेवाधर्मी राज्य का समर्थन करते हुए लास्की ने न्यायपूर्ण समाज की विस्तृत से रूपरेखा प्रस्तुत की है। लास्की को पूरा विश्वास है कि लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत उदारवादी समाजवादी मूल्यों का समन्वय स्थापित किया जा सकता है। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवाद के अनुसार किसी राज्य में किसी भी युग में प्रचलित अधिकार प्रभुत्वशील वर्ग के अधिकार होते हैं। अतः कामगार वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि यह वर्ग पूंजीपति वर्ग को परे हटाकर स्वयं सत्ता संभाल ले। क्योंकि अधिकार हमेशा राज्य के वर्ग चरित्र के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं के अंतर्गत अधिकारों का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। अब आते हैं अधिकार और कर्तव्य। जब अधिकार नैतिक आधार स्थापित किए जाते हैं तब यह आवश्यक होता है और उसके साथ ही कर्तव्य भी जुड़े हों। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। लास्की के शब्दों में, लास्की क्या कहते हैं अधिकारों के बारे में, देखिए, मुझे से रक्षा प्रदान करने का अर्थ यह है कि मैं भी अपने आप को दूसरों पर आक्रमण करने से रोकूं। क्या कहते हैं, लास्की कहते हैं, मुझे दूसरों के आक्रमण से रक्षा प्रदान करने का अर्थ यह है कि मैं भी अपने आप को दूसरों पर आक्रमण करने से रोकूं। यदि राज्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो राज्य का विरोध करना व्यक्ति का कर्तव्य है। राज्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसका विरोध करना जरूरी हो, यह व्यक्ति का एक परम कर्तव्य है। लास्की ने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकारों की बात एक न्यायपूर्ण समाज में की है। वाइल्ड क्या कहते हैं, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में है। वाइल्ड कह रहे हैं अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में। गांधी जी कहते हैं कर्तव्य का पालन करो, अधिकार स्वतः मिल जाएगा। अधिकार और कर्तव्यों को लास्की एक दूसरे का पूरक मानते हैं। निष्कर्षतः लास्की एक कल्याणकारी राज्य के विचार को बढ़ावा दिया। आगे देखिए, अधिकार का स्वरूप। पूंजीवादी राज्य में सारे अधिकार पूंजीपति में समाहित होते हैं। कामगार वर्ग में के तथाकथित अधिकार मुफ्त प्रतिस्पर्धा के नियम पर आधारित होते हैं। समाजवादी राज्य में कामगार वर्ग प्रभुत्वशाली वर्ग की भूमिका संभाल लेता है, बाद में वर्ग विहीन समाज हो जाता है। समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन की शक्तियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती, अतः जब सब कामगार की सारी आवश्यकताएं पूरी करना संभव नहीं होता, परंतु साम्यवाद के अंतर्गत उत्पादन की शक्तियां पूरी तरह विकसित हो जाती हैं और सब कामगारों की सारी आवश्यकताएं पूरी करना संभव हो जाता है। किसमें, साम्यवाद में। आगे देखते हैं, अकेले अधिकार अराजकता को जन्म देंगे और उसमें वे स्वयं भी निरर्थक और निराधार हो जाएंगे। अकेले कर्तव्य निरंकुश तंत्र को जन्म देंगे जिसमें नागरिक का व्यक्तित्व कुंठित हो जाएगा। मतलब दोनों का समन्वय बताया गया है। अब आते हैं समानता। समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके। इस प्रकार का असमानता का अंत हो सके, इसका मूल कारण सामाजिक वैमनस्य है। समानता एक बहुआयामी धारणा है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार समानता एक बहुरूपिया के समान है।
बारकर उसे बहरूपिया कह रहे हैं समानता को, जो बड़ी आसानी से अपना रूप बदलकर नया रूप ग्रहण कर लेता है। कह रहे हैं कि जो है बारकर कह रहे हैं कि जो समानता है बहरूपिया है और रूप बदलने में निपुण है ना। आगे देखिए, अप्पा दुराई के अनुसार यह कहना कि सब मनुष्य समान है ऐसा ही गलत है जैसे यह कहना पृथ्वी समतल है। अप्पा दुराई कह रहे हैं कि यह कहना कि सब मनुष्य समान है ऐसे ही गलत है जैसे यह कहना कि पृथ्वी समतल है। अरस्तु ने समानता का अर्थ अनुपातिक समानता के रूप में व्यक्त किया है। प्लेटो और अरस्तु समानता का विरोध करते हैं। रूसो ने समानता पर जोरदार सिफारिश की और असमानता को संपत्ति और सभ्यता के साथ जोड़ा। समानता का उदारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन लास्की ने किया है। सिसरो, हाब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स, प्लेबियन आदि विचारक ने प्राकृतिक समानता का समर्थन किया है। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता है। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। इन विचारधारा के समर्थक लॉर्ड एक्टन, फ्रीडमैन, मिचेल्स और पैरेटो। आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्रता के केंद्र को मूल्य मानते हुए स्वतंत्रता के दावे को पीछे छोड़ दिया। आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्रता के केंद्र को मूल्य मानते हुए समानता के दावे को पीछे छोड़ दिया। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। हेरिंगटन, मैटलैंड और गॉडविन, रूसो, बारकर, लास्की आदि विद्वानों ने यह माना है। अनुसार स्वतंत्रता की समस्या का केवल और केवल एक हल है कि वह हल समानता में निहित है। लास्की स्वतंत्रता और समानता के बिना एक सीमित गुंबद के समान कह रहे हैं कि स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद के समान होगी और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी। टॉनी, लास्की और मैकफर्सन ने भी समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। लास्की के अनुसार क्या कहते हैं लास्की कि समानता मूल रूप से समानीकरण के एक प्रक्रिया है, इसीलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। द्वितीय रूप में इसका आशय यह है कि यह सभी व्यक्तियों के विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान होना चाहिए। अब समानता के विभिन्न पक्ष। विधिक या कानूनी समता। इसके अनुसार राज्य अपने नागरिक के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता है। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होंगे और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता देना नागरिक समाज की मुख्य विशेषता है। इसमें निम्न बातें शामिल हैं। कौन कौन सी? कानून के समानता, कानून का समान संरक्षण, कर्तव्यों के प्रसंग में समानता, करों के निर्धारण में समानता, विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य। अब बात है राजनीतिक समानता। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के अवसर भी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक समानता। इसके अनुसार समाज और मनुष्य जीवन के सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए और धर्म, जाति, वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के स्थान पर व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देती है जिसमें मनुष्य के बीच सामाजिक समागम को बढ़ावा मिले। और सामाजिक समागम का अर्थ है कि विवाह संबंध और खान-पान के क्षेत्र में निषेधों का अभाव। आर्थिक समानता देखिए क्या है। इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए तथा संपत्ति के दृष्टि से समाज में भारी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। लास्की के अनुसार जिस देश में
संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित होते हैं, तो देश की राजनीतिक, संस्कृति, शिक्षण संस्थाएं तथा न्यायपालिका पर धन पूर्णतः हावी हो जाता है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या कहा? असमानता धनिक वर्ग को संपन्न बनाती है तथा मध्यम वर्ग को बुरा और निम्न वर्ग को बर्बर बनाती है। रॉबर्ट डहल ने राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक समानताओं को एक दूसरे से संबंधित माना। जिसने रॉबर्ट डहल ने स्वतंत्रता और समानता में संबंध डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन जैसे विद्वानों का विचार है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई। क्या कहते हैं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। स्वतंत्रता और समानता का जो तात्पर्य लिया जाता है उस अर्थ में स्वतंत्रता और समानता विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। स्वतंत्रता और समानता दोनों एक ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व को उच्चतम विकास है। यदि समान अवसरों के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं तो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपनी व्यक्तियों का विकास करने की यथार्थ स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है और ऐसे राज्य में जिनमें समानता नहीं है स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। पोलार्ड के शब्दों में क्या कहा पोलार्ड ने? पोलार्ड कहते हैं स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है और वह हल समानता में निहित है। HRH ये किसने कहा? पोलार्ड ने कहा कि जो स्वतंत्रता है वो समानता में निहित है। HR टानी के अनुसार समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता के विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है। उन्होंने क्या कहा? समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता के विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्वतंत्रता। ये हमारा रहेगा। तब तक के वीडियो से बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।